देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और बिहार में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है वो गिने जाएंगे। 8:15 बजे तक पोस्टल बैलेट के जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे के करीब धीरे धीरे ईवीएम जब खुलने शुरू होंगे तो रुझान आने शुरू होंगे। न्यूज नेशन पर आप सबसे पहले देखेंगे रुझान और नतीजे। हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। पल पल की खबर पूरे विश्लेषण के साथ एक वरिष्ठ एनालिसिस पैनल के साथ भी हम यहां मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं और ठीक 1 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन की तैयारी स्क्रीन पर अभी आपको ये आंकड़े बीजेपी प्लस आरजेडी प्लस एलजेपी कितना, ये आंकड़े अभी 0 हैं। लेकिन 1 घंटे बाद जब वोटों की गिनती शुरू होगी और 1.25 घंटे बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तब ये इन आंकड़ों को 0 से हटाकर हम भरना शुरू कर देंगे। और सीधे रुख कर लेते हैं, विद्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे आखिरकार किन सीटों पर नतीजों को लेकर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। विद्या जी बिल्कुल, देखिए आज बिहार 2020 का नतीजा क्या होगा ये आने वाला है, लेकिन हमने जो तैयारी की है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए हमने तैयार किया है पूरा एक ये स्क्रीन है जिसके जरिए हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि आज कौन आगे रहने वाला है, कौन सी सीट से कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, किसके इलाके में क्या चल रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं जैसे कि कहलगांव से मान लीजिए जो नतीजे आ रहे हैं या जो रुझान आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक कैसे पहुंचाएंगे। वो देखिए कहलगांव का ये पूरा डिटेल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहां से कौन सा नेता आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। साथ ही हम देखिए स्टेटस के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं कि कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे जैसे ही रुझान आने लगेंगे यहां पर हमारे दर्शकों के लिए हमने पूरी तैयारी की है और उनको हम एक एक विधानसभा के जरिए, देखिए लखीसराय के बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि नीतीश सरकार में श्रम संसाधन मंत्री यानी कि विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या स्थिति है वो बताएंगे। साथ ही उनके सामने अमरेश कुमार हैं कांग्रेस के, तो उनका जो हाल है यानी कि जो रुझान के जरिए नतीजे के जरिए जो आएगा वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो ये पूरी तैयारी हमारी है, इसलिए हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि आज आप चाहे वो रुझान हो चाहे वो नतीजे हो, सरकार देखिए किसी की भी बने, लेकिन न्यूज नेशन पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि आज बिहार में क्या होने वाला है। बिल्कुल विद्या, आप और राकेश, रजनीश सिन्हा हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर 60 दिन का वक्त उन्होंने बताया और वहां पर देखा एक एक सीट पर जाके कि क्या स्थिति बनती है, तो वो तमाम एनालिसिस भी यहां पर विश्लेषण करने में काम आएगा कि अगर किसी की जीत हुई है तो क्या फैक्टर्स रहे हैं, हार हुई है तो क्या फैक्टर्स रहे हैं, और अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। तो पूरी एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस रिपोर्टर्स की टीम के साथ हम यहां मौजूद रहेंगे। साथ ही पूरा एनालिसिस भी अपने वरिष्ठ पैनल के साथ न्यूज नेशन पर होगा। सबसे पहले निश्चित तौर पर और चुनावी नतीजे क्या आते हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हैं या तेजस्वी के पक्ष में जाते हैं, इसके आधार पर तमाम बातों पर चर्चा भी होगी। चर्चा इस बात को लेकर होगी कि अगर नतीजे तेजस्वी के पक्ष में आते हैं तो क्या एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर थी वो इतनी ज्यादा जोरदार थी कि एक तरफा तेजस्वी के पक्ष में माहौल जाता दिखाई देगा और एंटी इनकम्बेंसी रहेगी तो ये सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर पूरे एनडीए के खिलाफ। क्या इस बात पर भी चर्चा होगी कि अगर तेजस्वी के पक्ष में नतीजे जाते हैं तो क्या उन्हें युवा होने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है। महिलाओं के वोट परसेंटेज को लेकर भी लगातार चर्चा रहेगी। और अगर नतीजे नीतीश कुमार के पक्ष में जाते हैं जैसा कि एग्जिट पोल ने दिखाया उसके उलट जाते हैं तो इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा होगी कि क्या लोगों को जंगल राज का डर सताता है जिसका दावा किया था एनडीए ने। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस बात का जिक्र करते बड़ा रोल जो है चिराग पासवान ने नाराजगी को अपने खेमे में ट्रांसफर करके कि जो नाराजगी है ठीक है उसका वेंट आउट मत कीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की वेतरनी पार लगाई। ये भी देखना होगा कि इंडिविजुअल नंबर्स कैसे हैं, सबने इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म किया है। बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया है, नाराजगी जेडीयू से थी, बीजेपी से नहीं थी। आरजेडी ने इंडिविजुअली कैसा परफॉर्म किया, कांग्रेस ने कैसा परफॉर्म किया। मधुरेंद्र, यहां पर अगर समझें, अगर यहां पर वाकई में एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो क्या हम जो एक मजबूत एकजुट विपक्ष की बात बार बार सुनते आए थे जो 2019 के चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी की वापसी के बाद कहीं ठंडे बस्ते में चली गई थी, एक तरह से सबने हथियार डाल दिए थे, क्या उनमें एक बार फिर से नई जान आएगी?
देखिए, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि थंपिंग मेजोरिटी 2014 में भी था, लेकिन जब 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो उसने एक ऐसा आईना दिखाया जिससे देश को ये पता चला कि थंपिंग मेजोरिटी जो है वो मोदी की थी, लेकिन बिहार जो है वो एक नया जनादेश दे रहा था। फिर एक बार आप देख रहे हैं कि एक थंपिंग मेजोरिटी हमने 2019 में देखी, लेकिन 2020 में क्या बिहार एक नया जनादेश देगा? तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जहां तक बात एंटी इनकम्बेंसी की है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो 15 साल तक शासन करने का रिकॉर्ड किसी का नहीं रहा। लालू यादव ने भी 14 साल ही इस पाटलिपुत्र की धरती पर शासन किया था। तो उस चरम पर पहुंच के नीतीश कुमार खड़े हैं, जहां एंटी इनकम्बेंसी का परसेंटेज क्या होगा ये दरअसल ईवीएम बताएगा कि परसेंटेज है कितना और उसको कोप अप करने में कितना नीतीश कुमार कामयाब हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखें कि चुनाव जब शुरू हुए और आज जब चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, इसके बीच का जो समूचा अंतर है उसको एनालाइज करें तो बीजेपी बेचैन थी, जेडीयू बेचैन थी चुनाव कराने के लिए, जबकि उस वक्त कोरोना का काल चल रहा था और विपक्ष कह रहा था कि रुक जाइए, ये महामारी जो है वो फैलेगी, तो जाहिर है इसे इंतजार करते हैं फिर चुनाव करते हैं। लेकिन चूंकि जेडीयू और बीजेपी को लगता था कि बिहार तो अपनी मुट्ठी में है, इसे फिर से कब्जा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लिहाजा त्वरित चुनाव की दिशा में दोनों पार्टियां आगे बढ़ गईं। लेकिन जब बिहारी पलायन करके इसी बिहार में लौटने लगे तो देश के तमाम हिस्सों से वो इसी सरकार के खिलाफ एक मैंडेट का निर्माण करने का काम उन्होंने शुरू किया। और आप जिस युवाओं की बात कर रहे हैं, जो कि फ्लोटिंग वोटर्स भी आप कह सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार के पक्ष में जाए, ज्यादा जरूरी है कि वो तेजस्वी के पक्ष में जाए, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर यूथ वोटर है और यूथ वोटर ने उस जंगल राज को नहीं देखा जिसका डर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे समीकरण एक तरह से देखें तो तेजस्वी के पक्ष में जाते हैं, चाहे एंटी इनकम्बेंसी की बात करें या फ्लोटिंग वोटर्स की बात करें। महिलाओं के वोट बैंक की बात हो रही है कि वो शराबबंदी को लेकर कहीं जेडीयू की तरफ चले जाए, लेकिन आपने सही बात कहा कि अगर महिला इस बात से कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित है, यही फ्लोटिंग वोटर और महिला वोट बैंक को लेकर राकेश, हम अपने वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एनके सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री जी। बिल्कुल, एनके सिंह सर और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, पहला सवाल तो यही, नतीजे आएंगे उन पर चर्चा होगी, लेकिन नतीजे किसी के पक्ष में जाए, तेजस्वी या नीतीश, एक सवाल टेक अवे क्या होंगे आज के नतीजों के? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपके व्यूअर को आपके माध्यम से एक चीज बता देना चाहता हूं। आज इलेक्शन रिजल्ट थोड़ा देर होगा। उसकी वजह यह है कि पर पोलिंग बूथ जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 1600 से घटा के 1000 औसतन कर दिए गए हैं, लिहाजा राउंड्स ज्यादा होंगे। दूसरा यह है कि जो डेस्क बनाए गए हैं उनकी संख्या कोरोना की वजह से, डिस्टेंसिंग की वजह से ज्यादा है, लिहाजा आज जो हर साल होता है उससे कुछ लेट होगा। मुझे लगता है कि करीब इससे आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि जो 36 राउंड औसतन होता था उसकी जगह अब 50 से 55 राउंड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टर्नआउट इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस समय थोड़ा सा डिले होगा, तो हमारे व्यूअर्स को इंतजार करना पड़ेगा। जो ट्रेंड्स भी आएंगे वो थोड़ा डिले होके आएंगे, मतलब इतना नहीं आएगा कि आप उससे समझ सके कि ट्रेंड किधर ले जा रहा है। चाहूंगी तो पहले ध्यान रखिएगा, वो तकनीकी दिक्कत हम दूर कर लें, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। लेकिन अब विनोद अग्निहोत्री जी के पास हम चलते हैं। विनोद जी, आपने तो अपने अनुभव के आधार पर जो आपने एनालिसिस किया था, उसमें तो आपने सीधे आरजेडी की पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनते हुए आपको नजर आ रही है। तो अगर वही एग्जिट पोल में भी कमोबेश तस्वीर उभर कर आती है, तो जीत का सेहरा तेजस्वी के सर या फिर नीतीश से नाराजगी का एक बड़ा फायदा मिला, एंटी इनकम्बेंसी का एक फायदा मिला और विकल्प तेजस्वी बने? देखिएगा, मेरा अनुमान सही होता है और एग्जिट पोल जो है उसके हिसाब से, जो खास करके 2 एग्जिट पोल है जिन्होंने मेरे अनुमान के हिसाब से दिया है, अगर उस तरह के नतीजे आते हैं तो निश्चित रूप से देखिए, जब एक टीम हारती है और दूसरी जीतती है तो दोनों चीजों का योगदान होता है। मतलब एक टीम अगर खराब खेली इसलिए दूसरी जीती, या दूसरा अच्छा खेली इसलिए जीती, तो जब कांटे की टक्कर होती है तब आप मान सकते हैं कि दोनों अच्छा खेली। लेकिन जाहिर है, एक टीम अगर खराब खेलेगी और दूसरी टीम अच्छा खेलेगी तो एक जीतेगी एक हारेगी। इसलिए जो नतीजे आएंगे उसमें निश्चित रूप से अगर तेजस्वी के पक्ष में वैसे नतीजे आते हैं जैसे कि एग्जिट पोल के अनुमान है और हम लोगों ने अनुमान किए हैं, तो निश्चित रूप से एक तरफ तेजस्वी का जो तेज है, जो जिस तरह से उन्होंने पूरे कैंपेन को लीड किया है अकेले, वो उसकी भूमिका होगी। जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसकी भूमिका होगी। एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार के खिलाफ बन रही थी उसका उन्होंने किस तरह से राजनीतिक
फायदा उठाया उसका श्रेय होगा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और एनडीए, उसकी अपनी कमियां भी होंगी कि किस तरह चिराग पासवान को मैनेज नहीं कर पाए, वो किस तरह से जो है एकजुटता का जो संदेश था जो दे सकते थे वो नहीं दे पाए। चिराग पासवान तो अलग अपनी खिचड़ी पका ही रहे थे। दूसरी तरफ जो है बीजेपी और जनता दल यू के बीच में भी कई बार लगता था कि इनके बीच में भी आपसी अंदरूनी जो है खींचतान बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक अवधारणा बन रही थी कि चिराग पासवान के जरिए बीजेपी जो है वो जेडीयू को कमजोर करना चाहती है। इसका रिएक्शन जेडीयू के वर्कर और वोटर में हो रहा था। तो इन सारे फैक्टर्स हम लोग विश्लेषण करेंगे, नतीजे आने दीजिए। ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, इस पर चर्चा आगे चलती रहेगी। एनके सिंह सर हमारे साथ हैं और साथ ही मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस बीच दावों की बातचीत, क्योंकि दावे लगातार जीत के अब तेजी से हो रहे हैं। दीघा से बीजेपी विधायक है संजीव चौरसिया, उन्होंने अपनी और एनडीए की बम्पर जीत का दावा किया है और उन्होंने यह कह दिया है कि जीत हर हाल में होगी और एनडीए एक बार फिर से सरकार बिहार में बनाएगा। आज दिन भर लाउड स्पीकर से ऐसे ही आवाजें आती रहेंगी जो ये तय करेंगी कि बिहार में सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा, क्योंकि प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बहुत तेज है। हमारे साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया मौजूद है। संजीव जी, चेहरे पर मुस्कान घबराहट वाली या आश्वस्त है जीत को लेकर? एकदम आश्वस्त है, क्योंकि विकास के काम और धैर्यपूर्ण लगातार क्षेत्र में जो जनता के साथ समरस जीवंत संपर्क के साथ जो काम किए हैं उसका परिणाम और परिणति बहुत ही सकारात्मक और आशान्वित है। संजीव चौरसिया तो आश्वस्त है जीत के लिए, एनडीए की सरकार को लेकर कितना? एनडीए की सरकार भी बनेगी, जरा सा भी मन में संशय भाव नहीं है, क्योंकि विकास के लगातार काम केंद्र पर तो लोगों ने वोट किया है। आज बहुत चीज आपको देखिएगा, परिणाम एकदम सकारात्मक आएगा। समय का बस इंतजार कीजिए, अच्छी बहुमत से सरकार हमारा। एग्जिट पोल ने तो नकार दिया आपको। एग्जिट पोल ऐसे भी पहले भी अलग अलग प्रकार से जो उस समय थे तथाकथित नकारने का और गलत प्रेडिक्शन साबित हुए हैं। तो जो जनता का जो पोल है वही सही है, परिणाम का इंतजार करें। जीत के दावे हैं, लेकिन न्यूज नेशन ने भी खास तैयारी की है ताकि इस चुनाव की बारीकियों को भी आप समझ सकें और एक एक सीट का एनालिसिस हम लेकर आएंगे। और मुकामा में कांटे की टक्कर है, इस सीट का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी विद्या। निश्चित तौर पर, और जो तैयारियां हैं पिनाज वो तकनीक के साथ भी हैं। विद्या तो मोकामा गए भी थे। जी देखिए, बिल्कुल मोकामा से क्या खबर है इस वक्त वो हम अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। यहाँ की सबसे पहले स्थिति के बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ से बाहुबली अनंत सिंह जो है वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में, इस बार उन्होंने आरजेडी से टिकट ली है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इन अनंत सिंह के लिए कहा जाता है कि चाहे वो किसी दल से चुनाव लड़े या निर्दलीय चुनाव लड़े, वो आगे रहते हैं। और यहां जब मैं पहुंचा था तो यहां पर हमें कुछ ऐसा ही नजर आया था। लेकिन क्या इस बार वो जीत रहे हैं, क्या इस बार वो पीछे चलेंगे, आगे चलेंगे, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए, स्टेटस के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि कौन नेता आगे चल रहा है। अगर अनंत सिंह जीतेंगे तो हम दिखाएंगे कि वो जीत रहे हैं, और अगर वो हारेंगे तो हम दिखाएंगे हार रहे हैं। लेकिन आगे पीछे भी यहां पर दिखाई देगा, जहां पर इस वक्त जीत और हार आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आगे पीछे भी दिखाई देगा। अनंत सिंह वर्तमान विधायक है, इसलिए अभी वो आगे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमने उनको जीता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज क्या होने वाला है, यानी कि 2020 का जब आज रिजल्ट आ रहा है तो अलग अलग विधानसभाओं में क्या होने वाला है वो एक एक आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। वापस चलते हैं, एक और सीट का हाल, यानी कि एक और विधानसभा का हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, अगला विधानसभा क्या है, सासाराम। यहां की स्थिति क्या है, यहां कौन कौन आमने सामने है? अशोक कुमार जेडीयू से हैं और दूसरी तरफ रामेश्वर चौरसिया एलजेपी से, जिन्हें आप देख रहे थे। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर। 2015 में आरजेडी से विधायक बने थे और इसके बाद अभी नोखा से बीजेपी से पूर्व विधायक हैं अशोक कुमार, इस बार सामने हैं किसके, रामेश्वर चौरसिया के सामने एलजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह स्थिति है और ऐसे ही हम आज पूरे दिन अपने दर्शकों को देखिए अलग अलग विधानसभाओं के जरिए बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसका इतिहास क्या है, फैक्टर क्या है, किसी के जीत की वजह क्या है और वर्तमान में उसकी स्थिति पिनाज है क्या। बिल्कुल विद्या, तो हमने सिर्फ आपको नतीजे ही नहीं बताएंगे, रुझान ही नहीं बताएंगे कि सीट समझाएंगे, उसके पीछे की जीत और हार की वजह समझाएंगे, क्योंकि आप न्यूज नेशन पर न सिर्फ सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे देखेंगे बल्कि बिहार की राजनीति के दांवपेच को भी बारीकी से समझेंगे, क्योंकि बिहार के चुनाव पश्चिम बंगाल और आगे देश की राजनीति में कैसा और कितना असर डालेंगे ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मोहित आरजेडी दफ्तर से मौजूद हैं और साथ ही मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो घर है तेजस्वी का वहां पर बने हुए हैं। अब विनोद अग्निहोत्री जी भी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अब मोहित, आरजेडी दफ्तर में कोई हलचल है क्या?
देखिए, अब कार्यकर्ताओं का यहाँ आना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही पोस्टर बैलेट खुलेंगे, रुझान आएंगे, अगर नतीजे इनके पक्ष में आएंगे तो कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाई देगी। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे तो ताला बंद था, तो कहने लगे अभी तो ताला खुला ही नहीं है, थोड़ी देर के बाद आएंगे। उनके हाथों में मिठाई और फूल माला थे। तो कुल मिला के जो आरजेडी है, महागठबंधन है, वो तैयारियाँ कर रहा है, क्योंकि भले ही जश्न के लिए मना किया हो तेजस्वी यादव ने, लेकिन तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल की जा रही है। आरजेडी दफ्तर के भीतर अभी नेता तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं का जो छुटपुट कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आ रहे हैं। कुल मिला के अगर हम बात कर रहे हैं कि रणनीति क्या होगी कांग्रेस की और आरजेडी की, तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाने के लिए राजस्थान के 2 मंत्रियों को यहाँ पे तैनात कर दिया है। बिहार की जनता जो है ना, आसानी से बताती नहीं है कि बिहार में काबा, उनके मन में काबा, क्योंकि जिस तरह से 2014 में बीजेपी को बम्पर सीटें देते हैं लोकसभा चुनाव में, 2015 में क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होती है, तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोनों पार्टियां फूक फूक के कदम रख रही हैं, लड्डू भी बन रहे हैं, रसगुल्ला भी बन रहे हैं, लेकिन अभी जीत के सिर्फ दावे हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा किसी को नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।